डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का केस नंबर 6, जो ये लास्ट केस होगा हमारा। तो मान लीजिए एफ डी वाई इक्वल टू क्यू हमारी कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, मैं केस 6 को डिस्कस करूंगा। यहाँ पर जो क्यू है, क्यू क्या है? क्यू इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स। क्यू इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स। जैसा आप जानते हैं कि मैंने इसके 5 केसेस डिस्कस किए। केस 1 में था ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी। केस 2 में था साइन ए एक्स प्लस बी, या फिर कोसाइन ए एक्स प्लस बी। और जो केस थर्ड था उसमें था हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन। और इसी तरह केस 4 में था मेरे पास पोलिनोमियल फंक्शन मतलब जैसे एक्स टू द पावर एम टाइप। इसमें हमने लिखा था ई टू द पावर ए एक्स इंटू एनी फंक्शन ऑफ एक्स। एंड केस फिफ्थ ये अलग से मैंने बता दिया था, जो केस फोर्थ का एक पार्ट है। इस तरह के फंक्शन भी आपको मिल सकते हैं। तो अब मैं आ गया यहाँ पर लास्ट केस। इसमें अगर कोई फंक्शन हमारा इस तरह का नहीं है तो आप इस केस को लगा सकते हैं। और केस 1, केस 2 या केस 3, केस 4, केस 5 के क्वेश्चन भी आप इस मेथड से कर सकते हैं। इसलिए इस मेथड को बोलते हैं हम जनरल मेथड। तो मैं नाम भी लिख देता हूं। क्या इस मेथड का नाम? जनरल मेथड। मतलब ये सभी को सोल्व करता है। आपका कैसा भी फंक्शन हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह इसको अप्लाई करना वो मैं बताने जा रहा हूं। तो मान लीजिए आपके पास है पर्टिकुलर इंटीग्रल, जैसा कि आप लिखते हैं 1/f(d). डी मतलब y का कोफिशिएंट, और यहां पर आपने लिख दिया q। अब पहला अटेम्प्ट जो होगा आपका वर्किंग रूल में, वो क्या होगा? आप इसको फैक्टराइज करेंगे एफ डी को। तो फैक्टराइज एफ डी इंटू लीनियर फैक्टर, इसको आप लीनियर फैक्टर में लिख देंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं इसके साथ लेके चलता हूं, समझने में आसानी रहेगी। मान लीजिए आपके पास है 1/d² प्लस 3d प्लस 2, और यहां पर कोई भी फंक्शन है q। तो पहला स्टेप इसके अकॉर्डिंग होगा, और ये पी आई चल रहा है मान लीजिए। तो जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? मैंने क्या कहा? फैक्टराइज एफ डी इंटू लीनियर फैक्टर। तो एफ डी का मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों d+2 और d+1, और ये आ गया मेरे पास q। बात समझ पा रहे हैं? यहां पर मुझे इसके फैक्टर नहीं पता है, तो फैक्टर को मैंने लिख दिया जैसे d-α1 d-α2। आप इसको भी इसी तरह समझ सकते हैं। ये लिखने का ट्रेंड है जैसे d-2, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। α1 की वैल्यू -2 हो जाएगी, और यहां पर इसको लिख सकते हैं d-1। ठीक है? तो वो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं। माइनस में लेकर चल रहा हूं। और कितना आ गया? d-α3, और ये आ गया d-αn, और यहां पर आ गया ये q। क्लियर है? तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि एफ डी के हम क्या कर देंगे? लीनियर फैक्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद क्या होगा? ये जो अपोन में दिया गया है लीनियर फैक्टर, इसको क्या करेंगे? रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यानी ये जो भी कुछ आपको दिया गया है, ये पूरा फंक्शन, इसको किस में रिजोल्व कर देंगे आप? पार्शियल फ्रैक्शन। तो मान लीजिए आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखें तो क्या बनेगा? ये a/d+2, और ये बनेगा b/d+1, और साथ में आ गया ये q। क्लियर है? अब ए और बी की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, यहां पे लिख देना। तो क्वेश्चन में निकाल के दिखाऊंगा। जानते हैं वैसे आप ए और बी की वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएंगी। तो अब यहां पर तो मुझे नहीं पता कि वैल्यू क्या होंगी, वहां मैं निकाल सकता हूं। तो यहां पर मैंने कांस्टेंट ले लिया पहला a1 d-α1, a2 d-α2, कुल मिला के n फैक्टर आपके पास आ जाएंगे। और ये आ गया बच्चों an d-αn। बिल्कुल ये इससे आपको रिलेट करते रहिए। इसके बाद आप q को ऑपरेट कर देंगे, जो आ जाएगा a1/d+2 q, और यहां पर आ जाएगा b 1/d+1, और कितना आ जाएगा? ये q। तो यहां पे भी इसी तरह जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ये q। ऑपरेट कर दीजिए 1 by 1, तो ये बनेगा a1 1/d-α1 q, a2 1/d-α2 q, और ये आ गया मेरे पास an 1/d-αn, और कितना आ गया? ये q। अब इसके बाद आप करेंगे क्या? इनको नाम दे दीजिए p1 p2
P3 अगर थर्ड वाला लिखेंगे, और ये लास्ट आ गया मेरा Pn। बस अब आपको करना क्या है, P1 P2 P3 की वैल्यू अलग अलग फाइंड कर लेनी है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं सोल्व कैसे करूंगा। ये 1/d+2, 1/d+1 या 1/d-α1q, 1/d-α2q, इसको किस तरह वैल्यू निकालेंगे तो वो मुझे बताना है। तो आप वर्किंग रूल अब यहां तक जो बताया उसको एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला, एफडी के लीनियर फैक्टर करेंगे और इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आपके पास n अलग अलग टर्म आ जाएंगी। क्लियर है। अब एक टर्म के बारे में मैं यहां पर बताता हूं आपको, नोट। सभी को इस तरह सोल्व करना। मान लीजिए आपके पास कोई फैक्टर है 1/d-α और q, तो इसका आंसर होगा, इसको पूरे का जिसमें d एलिमिनेट हो जाएगा, इसका आंसर होगा e⁴ e⁻⁴ q dx। बात समझ गए। यानी अगर फैक्टर आपका d-α है तो एक इंटीग्रल आप सोल्व करेंगे, q को मल्टीप्लाई कर देंगे e⁻⁴x, और इंटीग्रल करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे e⁴x। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए ये फैक्टर आपका कुछ इस तरह होता, d+α, भाई ये भी आ सकता है, भाई d-α d+α, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे यहां पर शुरुआत की थी ना आपने, इंटीग्रल के बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा e⁴x, तो अगर 1/d+α हो जाए तो आप पावर माइनस में लिखेंगे e⁻⁴x, और ये कितना आ गया e⁻⁴x q dx। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अगर फैक्टर आपके पास d-α टाइप का है तो स्टार्ट करेंगे e⁻⁴x यानी पॉजिटिव पावर के साथ, और इंटीग्रल के अंदर लेंगे नेगेटिव पावर और q का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल कर देंगे। अगर आपके पास d+α टाइप का है तो स्टार्ट करेंगे माइनस पावर से यानी e⁻⁴x, और इंटीग्रल के अंदर ले लेंगे इसका अपोजिट साइन यानी पॉजिटिव साइन, और q का मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रल कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको ये वाला पार्ट ही सोल्व करना है, तो यहाँ पर P1 का मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्या होगा। तो चलिए इतना पोर्शन ले लेता हूं। तो जैसे आपका ये फैक्टर था P1 A1 कितना होगा 1/d-α1, और कितना होगा यहां पर ये Q। तो इसका मतलब होगा क्या होगा ये, इसका मतलब हो जाएगा A1 1/d-α1 यानी e⁻α1x, और इंटीग्रल के अंदर क्या आ जाएगा e⁻α1x q dx। तो इसी तरह आपको सोल्व करना पड़ेगा सेकंड पार्ट, इसी तरह सोल्व करना पड़ेगा थर्ड पार्ट, और जब सबको फाइंड करके ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कुल मिलाकर आपको ये स्टेप इसमें करने हैं। अच्छा, इसमें सजेस्ट करूंगा कि ये मेथड आप तभी लगाएं जब क्यू आपकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो। हालांकि ये केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 सभी को सोल्व कर देगा, लेकिन इसको फिर भी तब अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन लेंथी होंगे जब आपकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो, यानी कोई ऐसी फॉर्म दी गई हो जो आपके पहले 5 केस में नहीं आती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं, और इसके बाद देखते हैं, हो सकता है एक क्वेश्चन और सोल्व करें इस लेक्चर में, वो टाइम देखा जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, मेथड एक बार देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा मैंने यहां पर, क्वेश्चन है सोल्व। अच्छा, ये सिर्फ मेरा मकसद ये नहीं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करूं, पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी एक पार्ट होगा हमारा। तो क्या बनेगा ये d2y/dx² प्लस 3 dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू e⁻x। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हमारे पास होगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जैसा आपको समझाया गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज d2y/dx² प्लस 3 dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू e⁻x। अच्छा, सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा काम है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना। तो उसके लिए मुझे इसको लिखना पड़ेगा सिंबॉलिक फॉर्म में। तो मैंने इसको लिख दिया, और d² प्लस 3d प्लस 2 y इक्वल्स टू e⁻x। चलिए आ गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो आपको जरूरत पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में काम करेगा ये y का कोएफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं fd। तो क्या बनेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज
एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दो, कितने हो गए, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से m कॉमन आ गया पहली दो टर्म से, तो क्या बना ये m प्लस 2। यहां से 1 कॉमन आ गया, ऐसे ही लिख दो m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये पूरे में से कॉमन आ गया मेरे पास m प्लस 2 और ये आ गया m प्लस 1 इक्वल टू 0। और फर्दर मैंने सोल्व किया तो m की वैल्यू आ गई -2 एंड -1। और इसका रिजल्ट ये रहा कि जो CF मेरे पास आ गया वो आ गया C1 e टू द पावर -2x और ये आ गया C2 e टू द पावर -x। ये समझ पा रहे होंगे आप। तो बच्चों ये आ गया मेरे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आज के लेक्चर की कहानी पे आते हैं, क्योंकि मेन मकसद तो हमारा था पर्टिकुलर इंटीग्रल सीखना, और जो भी हमारे पास एक नए तरह का फंक्शन यहाँ पर आ गया है, जो अब तक 5 केसेस मैंने पढ़ाए हैं उनमें ये नहीं आया था। अच्छा, बाकी मेथड क्या है उनको आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। क्लियर है? तो ये हमारा बना पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd, और ये फंक्शन ये क्यू जो है ई टू द पावर एक्स। अब ध्यान देंगे, आपको ये बताया था अगर फंक्शन आपका क्या है ई टू द पावर ए एक्स टाइप का, तो जो आपका 1/fd होगा उसमें आप डी को रिप्लेस कर देंगे किससे, ए से। और ध्यान रखेंगे कि एफ डी मस्ट बी नॉन जीरो। लेकिन यहां पर इन दोनों में बड़ा अंतर है। ई टू द पावर ए एक्स ये आपका लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है, लेकिन यहां पर है ई टू द पावर एक्स, तो ये आपका लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, ये तो एक इनफाइनाइट सीरीज है। क्लियर है? तो ये ई की पावर जो है वो ई की पावर एक्स है, तो अगर ई की पावर ए एक्स होता तो केस नंबर 1 बन जाता। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको 5 केसेस पहले बताए हैं उनमें एक भी फंक्शन इस तरह का नहीं है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है हमारा जनरल मेथड। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट लीनियर फैक्टर ऑफ दिस, तो इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहां पर सिर्फ m की जगह क्या समझ लीजिए आप, d। तो फैक्टर आपको ऑलरेडी किए हुए मिल जाएंगे। तो क्या बना यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल बना 1/d+2 और ये आ गया d+1 और ये बना मेरे पास e टू द पावर x। बात क्लियर है? अब इसके बाद इसके करने पड़ेंगे आपको पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे, a/d+2 प्लस b/d+1 और ये आ गया e टू द पावर x। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये चाहो तो ये रफ पे सोल्व करके यहां डायरेक्ट लिख दो, a की वैल्यू आ जाएगी 1/d+1। आपको जो भी मेथड आता है आप अप्लाई कीजिए और आप यहां पर a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो d+2 इक्वल टू 0, यानी d को रख देंगे -2, तो a मेरे पास आ गया ये 1/-2 + 1 यानी -1। और इसी तरह जब b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो आपको जो मेथड आता है वो अप्लाई कीजिए। यहां पर मेरा मकसद पार्शियल फ्रैक्शन बताना नहीं है, उसको कैसे यूज करना वो है। तो यहां पर हो जाएगा d+2 और d+1 को हम लिख देंगे 0, तो d की वैल्यू आ गई -1। अगर आप चाहते हैं मेथड सीखना तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो कितना होगा ये b, d को अगर मैं आप -1 समझूं तो ये हो जाएगा b मेरे पास 1/-1 + 2 यानी 1, 1/d+1 और ये आ गया e टू द पावर x। तो बच्चों ये हो गए इसके पार्शियल फ्रैक्शन। एक काम करता हूं, ये वाली टर्म पहले नंबर पे लिख लूं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। प्लस को पहले नंबर पे लिख दिया और माइनस को मैंने लिख दिया सेकंड नंबर पर। अब मेरे पास ये दो टर्म है, इसको मैंने नाम दे दिया P1 और इसको नाम दे दिया P2 और इस रिलेशन को नाम दे दिया मैंने 2 और ये आ गया मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब 1 बाई 1 में इनको सोल्व करूंगा। डिटर्मिनेशन ऑफ P1 क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ P1 क्या बनेगा, ये P1 इज, पहले P1 को देख लीजिए, P1 है मेरे पास 1/d+α यानी d+1, अल्फा की जगह क्या है यहां पर 1 और यह e टू द पावर x। अभी जो आपको फार्मूला बताया था एक बार उसको देख लीजिए, 1/d+α⁴। तो क्या मतलब है इसका, इसका मीनिंग है e टू द पावर -αx एंड इंटीग्रल e टू द पावर α⁵ dx, यही इसका मतलब था। तो बताइए जरा क्या बनेगा यहां पर, ये P1 आ गया मेरे पास e टू द पावर, अच्छा 1 d+ है
यानी फैक्टर प्लस में है, डी प्लस अल्फा टाइप का, तो माइनस से स्टार्ट होगा, ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, अल्फा की जगह 1 है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स, और यहां पर आप लिख देंगे ई टू द पावर एक्स डी एक्स। क्लियर है? चलो लेफ्ट में मुझे इसकी कोई जरूरत है नहीं, ये सी एफ आपके पास है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या बना ये P1, ये P1 मेरे पास आ गया, P1 इज ई टू द पावर माइनस एक्स, और कितना होगा ये भाई, इसमें एक काम करते हैं, ई की पावर एक्स को टी मान लेते हैं, तो बड़ा आसान सा इंटीग्रल हो गया। तो ई की पावर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा ये डी टी, तो यानी ई की पावर एक्स और डी एक्स ये दोनों मिलकर क्या बन गए डी टी, और ई टू द पावर एक्स तो कितना आ गया ई टू द पावर टी, क्योंकि ई की पावर एक्स का मतलब तो आपने टी माना है, तो इंटीग्रल हो गया ये P1 ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर टी, यानी ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये आ गया ई टू द पावर एक्स। बच्चों ये वैल्यू आ गई किसकी, P1 की, इट इज P1। नाउ वी विल डिटरमाइन P2, तो हेडिंग लिख देता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ P2, इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी P2, P2 विल बी 1 अपॉन डी प्लस 2 ई टू द पावर एक्स। अब देखिए ये भी बाई चांस प्लस में ये फैक्टर, तो क्या बनेगा, ये माइनस से स्टार्ट होगा, ई टू द पावर माइनस 2x, और इंटीग्रल के अंदर क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइन पावर में, ई टू द पावर 2x, और साथ में आ जाएगा ई टू द पावर x, और ये आ गया dx। बात क्लियर है? चलिए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ई की पावर 2x को मैंने लिख दिया ई टू द पावर x, फिर लिख दिया ई टू द पावर x, ई की पावर 2x बन जाएगा ये ई टू द पावर x dx। यहां पर भी मैंने लिख दिया ई टू द पावर x, चलो दोबारा टी मान लेता हूं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग इंटीग्रल है, ये अलग इंटीग्रल है, तो कितना हो गया ई टू द पावर x dx। अगर आपको डाउट है तो इसको यू मान लीजिए। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा ई टू द पावर x और dx दोनों मिलकर क्या बन गए, देयरफॉर P2 ये बना ई टू द पावर माइनस, ये तो इंटीग्रल से बाहर है, ई टू द पावर x dx बन गया dt, और ई टू द पावर x क्या बन गया t, और ई टू द पावर x यहां भी तो t आएगा, ई टू द पावर t बाई पार्ट लगा दीजिए, तो क्या बना P2, ये बना ई टू द पावर माइनस 2x, और ये बना मेरे पास, इसका इंटीग्रल कर दो बाई पार्ट, ये आ गया t पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रल, माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशियल और दूसरे का इंटीग्रल। ये एक ही लाइन में इंटीग्रल हम कर सकते हैं, बार बार इंटीग्रल का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये इंटीग्रल हुआ इसका बाई पार्ट। अब t की वैल्यू वापस रख दो, तो क्या बनेगा P2, ये P2 मेरे पास आ जाएगा, P2 विल बी ई टू द पावर माइनस 2x, t का मतलब ई टू द पावर x, ई टू द पावर t का मतलब आ गया ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x, इसका मल्टीप्लाई कर दो ई टू द पावर माइनस 2x का, तो ये बना ई टू द पावर माइनस x ई टू द पावर x, और यहां डायरेक्टली मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहां तो बैलेंस हो गई पावर। क्लियर है? तो अब ये बताइए इक्वेशन नंबर 2 क्या बनी। देखिए P1 आपके पास ये है और P2 आपके पास ये है, इसको भी चलो रेक्टेंगल में बंद कर देता हूं, तो क्या लिखोगे इसके बाद, पुटिंग वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2 इन इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, वी गेट, ये बाय चांस मेरे पास लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 2, यहां पर P1 है मेरे पास, ध्यान देंगे लेफ्ट में वैल्यू लिखी नजर आ रही होगी आपको, P1 इज ई टू द पावर माइनस एक्स एंड ई टू द पावर एक्स माइनस P2, तो माइनस P2 की वैल्यू आ गई ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 2x ई टू द पावर x, ये इससे हो गया कैंसिल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, ये पॉजिटिव हो गया, बाहर माइनस का साइन है, ई टू द पावर माइनस 2x और ई टू द पावर x, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। CF था इसका C1 ई टू द पावर माइनस 2x, C2 ई टू द पावर माइनस x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है ई टू द पावर माइनस 2x ई टू द पावर x, यही हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। बात समझ गए?
तो ये हमने क्वेश्चन किया जनरल सॉल्यूशन का, आप समझ ही गए होंगे कि जनरल सॉल्यूशन मैंने इसमें क्यों अप्लाई किया है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं जनरल सॉल्यूशन का, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अब करूंगा। तो इसको आप मेथड को एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उसका सॉल्यूशन हम जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज सोल्व डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। अच्छा, जैसे यहां पर मैंने सेक ए एक्स लिखा, अगर मैं साइन ए एक्स या कोस ए एक्स लिखता तब तो ये केस 2 से हो जाता बड़े आराम से, लेकिन ये वो फार्मूला जो था डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ए स्क्वायर, दैट फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर साइन ए एक्स एंड कोस ए एक्स। लेकिन यहां पर अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, सेक, टेन, कोट, कोसेक, तो आपको जनरल मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, पूरा ही सोल्व कर देते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है। तो क्या लिखेंगे आप सबसे पहले लिखेंगे आप गिवन प्रॉब्लम डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। इसके बाद आप लिखेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन? ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब -1, सिंस आई स्क्वायर इज -1। तो एम की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? एम की वैल्यू आ गई बच्चों प्लस माइनस आयोटा ए, और इसका मतलब वी हैव टू वैल्यूज ऑफ एम, 0 प्लस आयोटा ए, 0 माइनस आयोटा ए। तो इसका सीएफ आप समझ गए होंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, क्लियर है? तो कितना होगा e टू द पावर 0x c1 cos ax और आगे c2 sin ax, और फर्दर सोल्व करूं e टू द पावर 0x को लिख दीजिए आप 1, तो ये बना मेरे पास c1 cos ax और आगे c2 sin ax, ये बना CF। एंड अब कहानी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल में कोई भी मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते सिवाय जनरल मेथड के, क्योंकि ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जो प्रीवियस केस 5 आपको बताए गए। अब मेथड के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं। तो सबसे पहले क्या कर दूंगा, इसके लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर लीजिए। तो इसके फैक्टर हो गए डी प्लस आयोटा ए, और ये आ गया डी माइनस आयोटा ए, और कितना आ गया सेक ए एक्स। भैया आ गया ना, m प्लस आयोटा है m माइनस आयोटा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब -1। चलिए इसके बाद ये बना मेरे पास a अपोन डी प्लस आयोटा ए, और b अपोन कितना आ गया ये डी माइनस आयोटा ए, और ये आ गया सेक ए एक्स। अब a की वैल्यू क्या होगी? हियर a इज, चलिए इसको फाइंड करके भी दिखा देता हूं। इसका एक तरीका होता है, अगर फैक्टर आपके लीनियर है तो हम करते क्या है कि आपने एक तरह से पार्शियल फ्रैक्शन इसके किए हैं, तो हम क्या करते हैं कि जब ए की वैल्यू अगर आप निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए पूरा डी प्लस आयोटा ए और डी माइनस आयोटा ए, क्लियर है? जिसके आप पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हैं, उसके बाद उसमें से उस टर्म को हटा दीजिए जो ए के अपोन में है। चलिए मैंने हटा दिया इसको। अब इसको हटाने के बाद जो आपकी रेस्ट टर्म है उसको लिखिए। अब ऐसा लिखने के बाद जिस टर्म को आपने हटाया है उसको आप लिख दीजिए 0 के इक्वल, जिससे आपको ये पता चल जाए कि डी को किससे रिप्लेस करना है, और डी की वैल्यू रख दीजिए माइनस आयोटा ए। तो कितना बना ये ए बना मेरे पास 1 अपोन माइनस आयोटा ए, और कितना गया -1 अपोन 2 आयोटा ए। आपको जो मेथड आता है वो मेथड आप लगा दीजिए, लीनियर फैक्टर के केस में काम करता है। और b कितना हो जाएगा? चलिए b के लिए भी वही रूल लगाता हूं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, कितना लेफ्ट हैंड साइड d प्लस आयोटा ए, भाई जिसके फैक्टर करने हैं उसको लिखना है। इसके बाद b की वैल्यू निकालनी है आपको, तो b के अपोन में कौन है? d माइनस आयोटा ए, उसको हटा दीजिए। चलिए हटा दिया। अब जो भी कुछ बचा उसमें आप d माइनस जिसको हटाया था उसको 0 के इक्वल समझकर
डी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कितना आ गया आयोटा ए, और ये पुट कर दीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यही किया, जिसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो कितना आ गया आयोटा ए प्लस आयोटा ए, ये आ गया 1/2 आयोटा ए, ये आ गई बी की वैल्यू। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, चलो इसको कुछ नाम दे देता हूं 2। देयरफॉर इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 2 बिकम, क्या बनेगा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल? ये पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा ए का मतलब -2 आयोटा ए अपॉन डी प्लस आयोटा ए, प्लस बी की वैल्यू आ गई 1/2 आयोटा ए अपॉन डी माइनस आयोटा ए, और साथ में आ गया sec ax। चलिए पॉजिटिव टर्म को पहले नंबर पे लिखता हूं और जो कॉमन है उसको भी बाहर लिख लेते हैं। 1/2 आयोटा ए इज कॉमन, और ये मेरे पास आ गया 1/d माइनस आयोटा ए sec ax। इसको ऑपरेट भी कर दो, चलो नेक्स्ट लाइन में ऑपरेट कर देंगे, माइनस 1/d प्लस आयोटा ए इंटू sec ax। अब इसको ऑपरेट कर दीजिए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया मेरे पास 1/2 आयोटा ए 1/d माइनस आयोटा ए sec ax, माइनस था ये d प्लस आयोटा ए, और कितना गया sec ax। एक लाइन और बढ़ाता हूं मैं यहां पर, चलो लेफ्ट में लिखूंगा, आप ये आप समझ गए होगे। देखिए मैंने अपनी सुविधा के लिए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर यहाँ पर tan होता, कोट होता, कोसेक होता, यही फार्मूला हम लगाएंगे। ये मान लीजिए जब भी आपके पास राइट हैंड साइड में कोई ऐसा फंक्शन दिख जाए जो आप मेथड 5 मेथड में नहीं आता है स्टार्टिंग के, तो आप जनरल मेथड लगाइए। वैसे इनको सोल्व करने का एक आसान तरीका मैं डिस्कस करूंगा 1-2 लेक्चर के बाद, जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वो भी इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व करता है। जब आप वेरिएशन पैरामीटर सीख लेंगे तो हो सकता है ये मेथड आप ना लगाएं। जो आपको ठीक लगे वो अप्लाई कीजिए, लेकिन उसमें कंडीशन है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वो सिर्फ अप्लाई होता है किसके लिए? ओनली फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। या हम क्यूबिक अगर ऑर्डर 3 की है, ऑर्डर 4 की है, उनको भी सोल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? अच्छा इसको पी आई पर वापस आता हूं मैं। पी आई मेरे पास बना 1/2 आयोटा ए, और ये आ गया बच्चों P1 माइनस P2। ध्यान देंगे मैंने P1 किसको माना है, P2 किसको माना है, समझ गए होगे आप। इसको नाम दे दिया 3। अब मैं इसको डिटेल में सोल्व करता हूं, P1 और P2 की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं। तो हेडिंग डाल दीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ P1। क्या होगा ये? डिटर्मिनेशन ऑफ P1। तो P1 मेरे पास होगा 1/2 आयोटा, ये तो P1 में नहीं है, वो तो दोनों के साथ है। तो P1 है सिर्फ मेरे पास D माइनस आयोटा ए, देखो ये तो बना P1 और ये P2, साथ में आ गया sec ax। क्या बनाइए? sec ax। चलिए अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/d माइनस आयोटा ए, माइनस का साइन है तो e⁻ आयोटा ए एक्स पॉजिटिव पावर के साथ चलेगा। अल्फा का मतलब आयोटा ए है, और इसके अंदर चलेगी पावर माइनस, और साथ में चलेगा ये sec ax dx। P1 e⁻ आयोटा ए एक्स। चलिए राइट में जो लिखा हुआ है इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी मुझे जरूरत शायद अभी नहीं रहेगी। हाँ जी, तो ये मेरे पास बना। अच्छा एक यूलर्स फार्मूला आपको बताया था, e⁻ आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, e⁻ माइनस आयोटा थीटा इज कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसी को अगर ध्यान देंगे तो 2 कोस थीटा, यानी दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो e⁻ आयोटा थीटा प्लस e⁻ माइनस आयोटा थीटा। अगर फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो कोस से कोस कैंसिल आ जाएगा, 2 आयोटा साइन थीटा इज e⁻ आयोटा थीटा माइनस e⁻ माइनस आयोटा थीटा। मैं इनका यूज करूंगा इसमें। तो चलिए पहले मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, और यहां पर थीटा की जगह है a इंटू एक्स, और माइनस वाला फार्मूला तो क्या बन जाएगा कोस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स, और ये आ गया बच्चों sec ए एक्स, जिसको लिख दो आप कोस ए एक्स dx। मल्टीप्लाई कर दो, इस ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई किया तो P1 आ गया मेरे पास e⁻ आयोटा एक्स, कितना होगा ये तो कैंसिल हो गया, कोस से कोस मल्टीप्लाई हुआ तो 1, माइनस ये आ गया i tan
ए एक्स और कितना हो गया ये डी एक्स साइन अपॉन कोस। फर्दर सोल्व करो, P1 आ गया ई टू द पावर आयोटा ए एक्स और ये आ गया बच्चों एक्स, सॉरी इंटीग्रल का साइन तो हटा ही दो ना, 1 का इंटीग्रल एक्स और ये आ गया आयोटा लोग 10 का फार्मूला होगा, सॉरी 10 ए एक्स कितना आ गया माइनस आयोटा और ये आ गया लोग सेक ए एक्स अपॉन ए, सेक ए एक्स अपॉन ए, कोट का होता है लोग साइन ए एक्स अपॉन ए, या ये भी लिख सकते हैं माइनस लोग कोस ए एक्स अपॉन ए। क्लियर है? तो ये P1 की वैल्यू है। चलो इसको भी नंबर दे देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं आता हूं, बात करता हूं P2 की, डिटर्मिनेशन ऑफ P2, डिटर्मिनेशन ऑफ P2 कितना होगा ये, P2 विल बी, कितना था ये माइनस वाला फैक्टर था, वो प्लस वाला है, 1 अपॉन डी प्लस आयोटा ए और कितना आ गया सेक ए एक्स। क्लियर है? तो क्या वैल्यू होगी यहां पर ये, अच्छा इसकी मुझे जरूरत पड़ सकती है, इसको भी रहने दो। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या बनेगा ये आ गया P2 इज, ध्यान देंगे अब ये प्लस है तो माइनस से स्टार्ट होगा, e टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स, बात समझ पा रहे हैं? और कितना होगा ये इंटीग्रल, पॉजिटिव पावर अंदर आ जाएगी की, और ये आ गया सेक ए एक्स। बिल्कुल यही थीम आपको यहां फिर अप्लाई करनी है। तो कितना आ गया ये e टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स। अच्छा एक काम और भी कर सकते थे, ये वाला रिजल्ट ही आप दोबारा लिख दो, सिर्फ आई को किससे रिप्लेस कर दो भाई, यहां पर आपने क्या लिखा था आई, तो यहां पर आई की जगह अगर माइनस आई लिख दूंगा तो रिजल्ट वही आ जाएगा, तो डायरेक्ट कर दो, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये रिजल्ट में इसमें क्या अंतर है, यहां पर डी माइनस आयोटा है और यहां पर क्या डी प्लस आयोटा है, यानी आई को अगर माइनस आई लिख दूं तो वही रिजल्ट बन जाएगा। तो आप दोबारा भी कर सकते हैं और इसको यहां पर रिप्लेस भी कर सकते हैं। चलिए एक लाइन लगेगी, मैं दोबारा ही कर देता हूं फिर। P2 कितना आएगा ये, बस होगा क्या कि आई की जगह इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो दोबारा अगर मैं लिखूं इसको तो कितना आएगा e टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स, प्लस है तो माइनस से स्टार्ट होगा, e टू द पावर आयोटा ए एक्स कितना होगा, एक लाइन लगनी है, डायरेक्ट लिखो या ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? तो कितना होगा ये P2 इज e टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स और कितना होगा ये कोस ए एक्स, प्लस प्लस आ जाएगा ना साइन यहां पर, साइन ए एक्स और ये सेक का मतलब 1 अपॉन कोस ए एक्स डी एक्स, ये तो यही बन गया। तो यहां पर P2 कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, और ये दूसरी टर्म क्या बन गई हमारे पास आई टेन ए एक्स, कितना आ गया ये डी एक्स। तो कुल मिलाकर P2 आ गया मेरे पास e टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स, ये आ गया बच्चों x और प्लस आयोटा लोग सेक ए एक्स अपॉन ए। अब आप समझ पा रहे हैं ना, आप चाहते तो इसको इसी रिजल्ट में जहां जहां आई था उसकी जगह माइनस आई भी लिख सकते थे, इसका नाम आ गया 5। ठीक है, चलिए मेरे पास P1 आ गया, P2 आ गया। अब मैं वापस आता हूं किस पर, Pi पर। तो P1 और P2 की जरूरत मुझे पड़ेगी, तो क्या था Pi, वी हैव, मैं लिख देता हूं दोबारा क्योंकि मिटा चुका हूं, तो वी हैव Pi, जहां तक मुझे याद है Pi था 1 अपॉन 2 आयोटा ए P1 माइनस P2, तो 1 अपॉन 2 आयोटा ए यूज कर लो इनका इक्वेशन का। P1 कितना है, P1 है e टू द पावर आयोटा ए एक्स, ये x है, और यहां पर आ गया x माइनस आयोटा लोग सेक ए एक्स अपोन ए। ध्यान देंगे सेक के अपोन में नहीं है, पूरी टर्म के अपोन में है। और इसके बाद दूसरा टर्म क्या, माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स, और कितना बना ये बना x प्लस, ये करली ब्रैकेट लगा दो यहां पर, x प्लस आयोटा लोग सेक ए एक्स अपोन कितना आ गया ये बच्चों a, और ये करली ब्रैकेट बंद कर दो इसको, और ये बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है? तो Pi कितना होगा ये 1 अपॉन 2 आयोटा ए। ध्यान देंगे एक जैसी टर्म का ग्रुप बनाओ, ये x वाली टर्म एक साथ लिख लो, ये टर्म x कॉमन भी ले लो, तो इन दोनों टर्म को जब एक साथ लिखा मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये बना e टू द पावर आयोटा ए एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स। बात क्लियर है? चलिए इसकी मुझे अब कोई नीड नहीं है। इसके बाद इनको भी एक साथ लिख लो, तो इसमें से कॉमन क्या आ गया,
इसमें से कॉमन आ गया आयोटा और ए, दोनों कॉमन आ गया। जैसे यहाँ पर एक्स कॉमन आ गया, इन दोनों को एक साथ लिखा, तो यहाँ पर आयोटा कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया अपोन में, और लोग सेक ए एक्स ये भी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बंद कर दो। इसके बाद जो आपके पास बचा वो क्या बचा, पहले चलो पॉजिटिव वाली टर्म लिख सकता हूं या माइनस वाली टर्म भी लिख सकते हो। देखो ये भी माइनस टर्म और मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस, तो यहां बाहरी माइनस लिख दूं। क्लियर है? तो कितना बना ये बना ई टू दी पावर आयोटा ए एक्स, समझ पा रहे नहीं, माइनस तो ये मैंने बाहर लिख दिया, ये टर्म कॉमन और ये मल्टीप्लाई होगी। इसके बाद ये कॉमन माइनस बाहर लिखा हुआ है पहले से ही, तो कितना आ गया ये मेरे पास आ गया प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स। क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए। अब कहानी हमारी इस तरह चली, ध्यान देंगे, 1/2 आयोटा ए। अब क्योंकि आई आपने इंट्रोड्यूस किया था तो उसको रिमूव भी करना होगा। ये जो टर्म है ध्यान से देखो, अगर मैं इनका सब्सट्रैक्शन ले लूं, यानी ई टू द पावर आई थीटा में से ई टू द पावर माइनस आई थीटा सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा, 2i साइन थीटा। आप एड इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो, कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब यहां पर तो यही हो रहा है, तो ये आ गया 2i साइन ए एक्स। बात समझ पा रहे हैं? इसके बाद ये बचा मेरे पास माइनस आई अपॉन ए लोग सेक ए एक्स, और यहां पर क्या कहानी होगी, यहां पर ये प्लस हो रहा है, तो प्लस होने पर क्या होगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या आएगा 2 कोस थीटा। तो यहां पर कितना आ गया ये 2 कोस, क्या आएगी वैल्यू यहां पर, ये आएगी वैल्यू मेरे पास 2 कोस ए एक्स, 2 कोस ए एक्स। एक बार चेक कर लीजिए। अब इसको जरा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अंदर 2 से 2 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, तो ये रिजल्ट कितना आ गया मेरे पास, 2i से 2i कैंसिल हो गया, तो आ गया एक्स साइन ए एक्स, और अपोन में आ गया ए, ये तो रहेगा ना। इसके बाद यहां पर 2 से 2 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, साइन माइनस का रहेगा, ए का हो गया मल्टीप्लाई, यानी -1/a²। और कोस को पहले नंबर पे लिख लो, कोस ए एक्स, और साथ में आ गया लोग सेक ए एक्स। तो ये बना बच्चों हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल, और बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मेथड यही रहेगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? 2i a की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, तो एक्स साइन ए एक्स अपॉन ये बचा। जब इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई होगी तो वही 2 से 2 कैंसिल, आई से ये वाला आई कैंसिल, ए का ए में मल्टीप्लाई हो गया, कोस को पहले लिख दिया, लॉग को बाद में लिख दिया। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ इसका y इक्वस टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ आपके पास है, पी आई आपके पास है, दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। कोई मैं इसका और आसान क्वेश्चन भी कर सकता था, लेकिन मैंने वही क्वेश्चन किए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को ध्यान से समझिए, जनरल मेथड आपको समझ में आ जाएगा। तो जो आपके 1 से लेकर ये 8th लेक्चर है, 1 to 8th लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ जाएगा विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।